डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अमजद सदीक हेयर। आज हम दूसरा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है सेल का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि प्रोटीन है। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट से पहले हमने पढ़ा था वाटर के बारे में। तो आज हम एज ए होल थर्ड बायोमॉलिक्यूल प्रोटीन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब प्रोटीन को अगर आप कहें कि प्रोटीन जो है ये थर्ड मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड है सेल का, तो ये थर्ड नंबर पर आता है अगर हम कंपाउंड की बात कर ले। अगर हम कहें कि प्रोटीन इज द फर्स्ट मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेल, तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेल में सबसे ज़्यादा फिर प्रोटीन होता है। वैसे नॉर्मल कंपाउंड में फिर ये आपके पास फिर दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर फिर वाटर आता है, ठीक है। वाटर के बाद फिर आपके पास आता है प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट्स आता है, ठीक है। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेल में सबसे मोस्ट एबंडेंट जो है वो प्रोटीन है। अब प्रोटीन का मतलब क्या है? प्रोटीन मीन्स प्राइम इम्पॉर्टेंस, मीन्स इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी फंक्शन के लिए। तो ये कंसिस्ट करता है किस चीज़ पर? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। इसी एटम से, इसी मॉलिक्यूल से ये बना होते हैं प्रोटीन। और यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेल है, जो कि मैंने बता दिया। और ये प्रोटीन खुद एक पॉलीमर है, एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, जो कि माइक्रोमॉलिक्यूल्स, मोनोमर, मीदर इज द अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं। अब ये एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में 4 कंपोनेंट्स कांस्टेंट होते हैं और फिफ्थ वन जो होता है वो वेरिएबल होता है। किसी भी अमीनो एसिड में आपके पास 4 कंपोनेंट्स कांस्टेंट होंगे, एक जो है वेरिएबल होगा। वैसे तो तकरीबन 300 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड है, बट इसमें से 20 अमीनो एसिड जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनाते हैं। हर प्रोटीन में यही 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह कि हम कहते हैं कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। यही अल्फ़ाबेट डिफरेंट सीक्वेंस और मैनर से कंबाइन होकर डिफरेंट आपके पास सेंटेंसेस, आपके पास वर्ड्स बनाते हैं। तो इसी तरीके से ये जो हमारे बॉडी में जो 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड है, ये मुख्तलिफ सीक्वेंस से, नंबर से आपस में कंबाइन होकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनाते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ प्रोटीन हमारे बॉडी में खुद बनते नहीं हैं, हम बाहर से लेते हैं, उसको फिर हम एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। कुछ हमारे बॉडी में होते हैं, उसको हम फिर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। जो 20 तकरीबन ये नॉन एसेंशियल, 20 में से 10 जो है ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है जो हम बाहर से लेते हैं। अब मुख्तलिफ प्रोटीन में मुख्तलिफ नंबर ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, मुख्तलिफ सीक्वेंस के अमीनो एसिड होते हैं जो आपके पास एक प्रोटीन बनाते हैं। क्योंकि इससे पहले एक लेक्चर था चैप्टर नंबर 1 में राइबोसोम का, वहाँ पर हमने कहा था कि राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। अब ये प्रोटीन के लिए सीक्वेंस के मैसेजेस, इंफॉर्मेशन किधर से आते हैं? ये डीएनए से आते हैं। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के नतीजे में मैसेंजर आरएनए बनाता है। मैसेंजर आरएनए फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस की मदद से फिर प्रोटीन बनाता है। मीन इस प्रोटीन के नंबर ऑफ अमीनो एसिड, जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है, ये बेसिकली कौन प्रोवाइड करता है? ये डीएनए प्रोवाइड करता है। क्योंकि डीएनए जो होता है वो मैसेंजर आरएनए पर कोडॉन्स होते हैं, ट्रांसफर आरएनए पर एंटी कोडॉन्स होते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। आप उसी लेक्चर को, राइबोसोम के लेक्चर को आप डिटेल से चेक कर सकते हैं। तो अब अमीनो एसिड, इसकी माइक्रोमॉलिक्यूल एक स्मॉलर यूनिट है। तो ये आपके पास एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। इसमें 4 चीज़ें कांस्टेंट है। सबसे पहले आपके पास ये कार्बन है, अल्फा कार्बन, इसके साथ फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके साथ अटैच है। तो बायोकेमिस्ट्री में हम अल्फा कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। फिर नेक्स्ट नंबर पर जो कार्बन होता है, फिर बीटा कार्बन, देन गामा कार्बन एंड सो ऑन। तो बट हियर अल्फा कार्बन जो सेंट्रल कार्बन है ये कांस्टेंट मेंबर है।
COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक कांस्टेंट कंपोनेंट है, हाइड्रोजन कांस्टेंट कंपोनेंट है, अमीनो ग्रुप कांस्टेंट कंपोनेंट है, और इसमें वेरिएबल ग्रुप है, ये इसको हम अल्काइल ग्रुप भी कहते हैं, अल्काइल ग्रुप। अब देखिए अगर हम R की जगह पर फॉर एग्जांपल इसी R की जगह पर अगर हम हाइड्रोजन या इधर भी इस स्ट्रक्चर को मैंने दोबारा ड्रा किया है, बुक में इसी फॉर्म में ड्रा किया गया है ताकि आप फिर कंफ्यूज ना हो। इधर भी आपके पास ही अल्फा कार्बन है, हाइड्रोजन है, R वेरिएबल ग्रुप है, ये COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बट इसको C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CO बॉन्ड नेगेटिव लिखा गया है। और इधर भी NH2 है, बट इधर एक हाइड्रोजन आयन भी शामिल है। बेसिकली ये जो हाइड्रोजन आयन है ये यही वाला OH है, ये जो CO और ये OH जो है बेसिकली ये OH बेसिकली इधर होता है, बट चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसके नतीजे में ये इसी H के साथ जिसका शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसके नतीजे में हाइड्रोजन जो होता है इधर से चला जाता है प्रोटॉन की शक्ल में, और इधर नाइट्रोजन के साथ एक लोन पेयर होता है, उसी लोन पेयर के साथ ये अटैच हो जाता है। तो जो केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है कि एक लीवस का एक कंसेप्ट है कि जो प्रोटॉन देते हैं उसको हम कहते हैं एसिड, जो एक्सेप्ट करते हैं उसको हम बेस कहते हैं। तो हेयर अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में आप कह सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एक एसिड है और अमीनो ग्रुप क्या है एक बेस है जो प्रोटॉन को क्या करता है इसको एक्सेप्ट करता है। तो ये बेसिकली प्रोटॉन जो होता है इसी OH का हाइड्रोजन होता है जो इधर एक्सेप्ट किया जाता है। तो आप इस तरह भी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब मैंने बता दिया कि जो R ग्रुप है वेरिएबल ग्रुप है, जो R ग्रुप है इसकी जगह पर अगर हम फॉर एग्जांपल H को अगर हम मैं इसको हटाऊं इस तरीके से, इधर मैं H लिख लूं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो है आपके पास ग्लाइसिन आपके पास बन जाएगा। ग्लाइसिन आपके पास क्या है, ये एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, ठीक है। अगर हम इसकी जगह पर फॉर एग्जांपल C3 हम ऐड कर ले, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया, C3 मैंने ऐड कर दिया तो ये फिर एलानीन बन जाता है, देन इट बिकम्स वन ऑफ द अमीनो एसिड एलानीन, ये फिर आपके पास एलानीन अमीनो एसिड बन गया। तो इसी R की जगह पर आप किसी भी ग्रुप को चेंज करते जाए अमीनो एसिड का नाम चेंज होता जाएगा, बाकी सारे कंपोनेंट कांस्टेंट है ये चार, एक इसमें वेरिएबल है। तो इधर C3 से फिर ये एलानीन और H से क्या था ग्लाइसिन था। तो ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जो आपके पास ट्रिप्टोफान है, एक अमीनो एसिड आपके पास है ट्रिप्टोफान, ये जो ट्रिप्टोफान होता है ये आपके पास क्या होता है बेसिकली, ये आपके पास सबसे जो कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है वो आपके पास ट्रिप्टोफान है, क्योंकि यहाँ पर R के साथ दो रिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो अटैच हुए होते हैं। तो आपके पास जो ट्रिप्टोफान है बेसिकली ये आपके पास कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है। अब क्या होता है, ये जो अमीनो एसिड होते हैं आपस में कंबाइन होकर पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अमीनो एसिड आपस में जिस बॉन्ड की मदद से बाइंड होते हैं उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज जो कि आपस में बाइंड होते हैं उधर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, इधर आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अब देखिए ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड आपके पास मौजूद है। अब फॉर एग्जांपल देखिए ये आपके पास एक अमीनो एसिड है, फॉर एग्जांपल दिस इज द वन अमीनो एसिड, मैं इधर से देखें ये एक अमीनो एसिड है, ये आपके पास दूसरा अमीनो एसिड है, ये आपके पास तीसरा अमीनो एसिड है। अब कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, कैसे अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होते प्रोटीन बनाते हैं। तो ये एक अमीनो एसिड है, तो OH of carboxylic group of one amino acid, the H of amino group of next amino acid combine together by the condensation process, जिसके नतीजे में ये OH और H आपस में रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल की शक्ल में रिएक्शन से बाहर हो जाते हैं, आपके पास रिएक्शन से बाहर हो गया।
ठीक है। तो आपके पास क्या बन, ये दोनों आपस में डायरेक्टली अटैच हो जाते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल देखिए, ये आपके पास फॉर एग्जांपल है, ये मैं इधर हटाऊं इसी को, इसी वाटर मॉलिक्यूल को फॉर एग्जांपल, जो इधर एक हाइड्रोजन था और एक आपके पास क्या था, OH था। तो इसी सेंटर में आपके पास ये कार्बन जो होता है डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाता है, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल था ये इधर से बाहर चला गया। सो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड इसको कहा जाता है। इसको हम हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिक मीन, हाइड्रो मीन वाटर, फोबिक मीन हेटिंग, नफरत करने वाला। मतलब क्या हो जाता है कि जब इधर ये बॉन्ड की फॉर्मेशन होने लगती है पेप्टाइड बॉन्ड की, तो वाटर मॉलिक्यूल इधर रिएक्शन से चला जाता है। तो हाइड्रोफोबिक मीन ये बॉन्ड जो होता है ये पानी से नफरत करता है। जिस तरह कि हम कहते हैं जब आप किसी के साथ आपका नहीं लगता, जब आप कमरे में फॉर एग्जांपल एंटर होते हैं और दूसरा बंदा कमरे से बाहर चला जाता है, तो एग्जैक्ट इधर क्या होता है कि बॉन्ड जब बनता है तो वाटर मॉलिक्यूल इधर से बाहर चला जाता है। तो ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी है, इसको पेप्टाइड बॉन्ड भी कहा जाता है। इधर भी सेम सेकंड अमीनो एसिड जो है OH of carboxylic group of second amino acid react with the H of amino group of another amino acid, react by the process of condensation reaction। OH और H वाटर मॉलिक्यूल की शक्ल में रिएक्शन से बाहर हो जाते हैं और आपके पास क्या हो जाता है, आपके पास ये H और OH पानी की शक्ल में इधर से निकल गए। तो क्या हो जाता है आपके पास, ये जो आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ वाला कार्बन है ये नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच हो जाता है। नाउ दिस बॉन्ड इज कॉल्ड देन पेप्टाइड बॉन्ड। ये भी आपके पास क्या है, एक पेप्टाइड बॉन्ड है। तो इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड के नतीजे में ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाते और प्रोटीन बनाते। प्रोटीन का नंबर और प्रोटीन का सीक्वेंस कौन बताता है, ये इंफॉर्मेशन DNA के अंदर स्टोर होते हैं। उसी सीक्वेंस के मुताबिक ये आपस में क्या हो जाते हैं, मिलते हैं। अगर किसी भी अमीनो एसिड का सीक्वेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, एक भी अमीनो एसिड अगर अपने सीक्वेंस पर अपनी जगह पर मौजूद ना हो, तो फिर क्या हो जाता है, वो प्रॉपर प्रोटीन नहीं बनता और वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में RBC के अंदर हेमोग्लोबिन होता है, नॉर्मल हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन कैरियर होता है, ये ऑक्सीजन को बॉडी के मुख्तलिफ सेल्स तक पहुंचाता है ब्लड की मदद से। इसकी इसी नॉर्मल हेमोग्लोबिन जो होता है ये क्या होता है, ये डेफिनेट RBC जो होता है बेसिकली ये डेफिनेट शेप्ड होता है, डेफिनेट या डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है RBC के अंदर ये मौजूद होता है। अब फॉर एग्जांपल देखें, जब भी आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाए, फॉर एग्जांपल हेमोग्लोबिन में 574 अमीनो एसिड होते हैं। ये 574 अमीनो एसिड की सीक्वेंस में फॉर एग्जांपल एक जगह पर भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए तो फिर उसी बीमारी को हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। दिस डिजीज इज कॉल्ड देन सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या डिस्टर्बेंस हो जाती है, बेसिकली ग्लूटामिक एसिड एक अमीनो एसिड है दैट रिप्लेस्ड बाय द वेलिन। इसकी जगह पर वेलिन भी अगर आ जाए तो फिर क्या हो जाता है, आपके पास पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मैं इधर इसको रिमूव कर रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो इधर आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो होता है एक अमीनो एसिड की सीक्वेंस से पूरा का पूरा जो होता है आपके पास एक स्ट्रक्चर जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास ये फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल किस तरह प्रोटीन है, देखें ये अमीनो एसिड नंबर 1 है, अमीनो एसिड नंबर 2 है, अमीनो एसिड नंबर 3 है, ठीक है 2 है। अब देखें ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाय वेलिन, इधर बेसिकली है आपके पास ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड है फॉर इधर एक अमीनो एसिड ये है, ये मुख्तलिफ अमीनो एसिड है। फॉर एग्जांपल ये पेप्टाइड बॉन्ड के नतीजे में आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर कहीं ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इसी ग्लूटामिक एसिड की जगह पर आ जाए वेलिन,
वेलिन आ गया तो आपके पास कौन सी बीमारी पैदा हो जाती है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल कौन सी बीमारी? सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया तो जब आपकी बॉडी में ब्लड आरबीसी की कमी हो जाती है। सिकल वो जो पुराने ज़माने का जो ओल्ड टूल है जिसमें इस तरह का वो खुरपा की तरह दरांती जिसको हम कहते हैं, ये लकड़ी से बना हुआ एक हेड होता है। इसमें क्या होता है, इसमें इस तरीके से एक इसमें शार्प, ये इस तरीके से शार्प होता है, इसको हम कहते हैं दरांती। तो इसी हीमोग्लोबिन का आरबीसी का शक्ल जो होता है उसी दरांती की तरह हो जाता है। नाउ दिस हीमोग्लोबिन हैव नो इनफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ये ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा तो ये सिकल सेल एनीमिया की बीमारी हो जाती है। एक ही अमीनो एसिड के सीक्वेंस के चेंज के नतीजे में इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो होती है बॉडी में प्रोड्यूस हो जाती है। जेनेटिक होता है ये सिकल सेल एनीमिया जो होता है। बेसिकली पेरेंट्स में से जो इन्फेक्टेड जो एबनॉर्मल किस्म के जीन्स होते हैं वो आ जाते हैं तो आपस में बच्चे में एक जगह पर आ जाते हैं तो सिकल सेल एनीमिया की बीमारी जो होती है पैदा हो जाती है। तो किसी भी प्रोटीन के लिए दो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। और तीसरा चीज़ यू कैन से सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन या नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ये भी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल ये दो एग्जांपल मैंने लिए हैं, एक इंसुलिन है और एक हेमोग्लोबिन है। अब इंसुलिन में जो है आपके पास 51 अमीनो एसिड है और हेमोग्लोबिन में आपके पास 574 अमीनो एसिड है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1 अमीनो एसिड, सेकंड एंड थर्ड, आपके पास 3 अमीनो एसिड है तो इसमें कितने बॉन्ड बनते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड एक इधर बनता है, एक इधर बनता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब आपके पास 3 अमीनो एसिड हो तो फिर आपके पास डाइट पेप्टाइड बॉन्ड बन जाए। 2 पेप्टाइड बॉन्ड, एक इधर बन गया, एक इधर बन गया। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल जिसको मैं हटाता हूँ, ये 2 अमीनो एसिड है तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। अगर आपके पास 4 अमीनो एसिड है तो 4 अमीनो एसिड में आपके पास ट्राईपेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, 3 पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। आपके पास 5 अमीनो एसिड है, एक को कम करना है तो आपके पास 4 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड है, इसमें 2 चेन है, अल्फा चेन एंड बीटा चेन, जो डाइसल्फाइड ब्रिज के नतीजे में आपस में जुड़े हुए होते हैं। 2 सल्फर जो होते हैं उससे 2 हाइड्रोजन जो होते हैं इधर से निकल जाते हैं। ये एक्चुअली इस तरह होता है SH और SH सिस्टीन में स्पेशली ये 2 हाइड्रोजन जो होते हैं ये निकल जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भी निकल जाते हैं और ये सल्फर सल्फर जो होते हैं आपस में अटैचमेंट करते हैं। तो अल्फा चेन में 30 अमीनो एसिड है, बीटा चेन में 21 अमीनो एसिड है, टोटल अमीनो एसिड आपके पास होगा 51। अगर आपसे कोई पूछे कि इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड है, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, आपने 50 नहीं कहना है, आपने 49 कहना है। इसलिए इधर 2 चेन है, अल्फा चेन में 30 अमीनो एसिड है, इधर आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड कितने बनेंगे 29 29। बीटा चेन में 21 अमीनो एसिड है, इधर आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड कितने बनेंगे 20। तो 29 और 20 आपके पास फिर 49, आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड जो बनेंगे वो बेसिकली 49 पेप्टाइड बॉन्ड आपके पास इंसुलिन में बनेंगे। इस तरीके से हेमोग्लोबिन में 574 अमीनो एसिड है, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन थे, इधर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन थे। तो 2 अल्फा है, 2 बीटा है। अल्फा में 141 अमीनो एसिड होते हैं, बीटा में 146 और 146 होते हैं। अब इन दो को अगर हम आपस में जमा कर ले तो आपके पास 2 8 2, अगर इन दो को हम आपस में प्लस कर ले तो आपके पास 2 और 9 और 2। तो इन दोनों को अगर आप जमा कर ले तो आपके पास 574 अमीनो एसिड आ जाएंगे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि हीमोग्लोबिन में कितने पेप्टाइड बॉन्ड है तो आपने 574 की जगह पर आपने 573 नहीं कहना है। बट कैसे? एक अल्फा चेन में 141 की बजाय 140 पेप्टाइड बॉन्ड है, दूसरे में भी 141 की बजाय 140 पेप्टाइड बॉन्ड है, बीटा में एक चेन है 146 की बजाय 145 पेप्टाइड बॉन्ड है, इधर भी 145 पेप्टाइड बॉन्ड। 4 को आपने माइनस करना है 574 से, तो आपके पास कितने पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएंगे? आपके पास 574 की बजाय
570 आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, किसमें, हेमोग्लोबिन में। दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, ईटा, इनडिकेट, नीट, इंसर्ट, ये जो मुख्तलिफ एग्जाम्स है इसके लिए क्या ये इम्पॉर्टेंट है। अभी हम आते हैं शेप्स ऑफ प्रोटीन की तरफ। तो प्रोटीन की बेसिकली दो शेप होते हैं, को हम कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। नाम से भी ज़ाहिर है, फाइब्रस ये फाइबर की शक्ल में होते हैं, लीनियरली अरेंज होते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि फॉर एग्जांपल ये फाइब्रस प्रोटीन है, किस तरीके से ये अमीनो एसिड तरीके से फाइबर्स की फॉर्म में ये पाए जाते हैं, अमीनो एसिड सीक्वेंस में अरेंज हुए होते हैं। तो क्या ये 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हुए होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। ये फाइब्रस प्रोटीन पानी में इनसॉल्युबल इसलिए है कि जब ये आपस में ये पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़े हुए होते हैं इस तरीके से, तो फिर इसके जो नॉन पोलर एंड्स होते हैं या नॉन पोलर इसमें जो अमीनो एसिड होते हैं वो बाहर साइड पर होते हैं। अब अगर ये अमीनो एसिड जो नॉन पोलर है वो बाहर साइड पर हो, पानी तो आपके पास पोलर है, तो नॉन पोलर तो फिर पोलर में डिजॉल्व नहीं हो सकता। इसी वजह से हम कहते हैं कि फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन में जो आपके पास नॉन पोलर अमीनो एसिड होते हैं वो टुवर्ड द सरफेस होते हैं और वो पानी में इनसॉल्युबल है, दैट्स व्हाई। तो इसमें दो किस्म की प्रोटीन है, केराटिन है और कोलेजन है। केराटिन आपके पास हेयर्स, नेल्स, फर्स जो कोटिंग होती है एनिमल्स का, बाहर वाला क्लाउज के जो पंजे होते हैं, हुज जानवरों के वो जो शूज वाले बूट वाले नीचे सरफेस होते हैं, आउटर स्किन, मसल सेल, मायोसिन प्रोटीन, ये क्या आपके पास केराटिन प्रोटीन है। और कोलेजन के मैंने रेड में ये फंक्शन ये लिखे हैं। तो कोलेजन क्या है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन हायर वर्टिब्रेट्स। ये भी आपने याद रखना है। वर्टिब्रेट जो होते हैं, जो मैमल्स वगैरह जो होते हैं, स्किन में भी होते हैं कोलेजन प्रोटीन, लिगामेंट, टेंडन, बोन्स, कार्निया ऑफ द आई, सारे जो होते हैं इसमें कोलेजन प्रोटीन जो होता है ये शामिल होता है। सेकंड, ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर मींस स्फेरिकल इन शेप, ग्लोब गोल की तरह होते हैं। तो क्या होता है इसमें, फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह फोल्ड हो जाते हैं, इस तरीके से एक गोल स्ट्रक्चर बना लेता है, तो हम कहते हैं क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में सॉल्युबल है क्योंकि इसमें पोलर एंड जो होते हैं बाहर होते हैं, तो इस वजह ये पानी में सॉल्युबल है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लाइक डिजॉल्व लाइक फिनोमेना पोलर में डिजॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल ये किधर कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाते हैं, हेमोग्लोबिन हो गया, एल्ब्यूमिन अंडे की जो वाइट होती है, एग वाइट अंडे की जो सफ़ेदी होती है, एंटीबॉडीज हो गए, एंजाइम हो गए, हार्मोन, इंसुलिन वगैरह जो होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये प्रोटीन से बने हुए हैं। सारे हार्मोन्स तो प्रोटीन से नहीं बने हैं, बट इंसुलिन स्पेशली ये प्रोटीन से, ये प्रोटीन है अमीनो एसिड से बने हैं। इस तरह के हमने इंसुलिन के बारे में इधर जिक्र भी किया कि ये 51 अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं। इसका काम क्या होता है, ये ब्लड में शुगर लेवल को कम करता है और ग्लूकागॉन ब्लड में शुगर लेवल को ज़्यादा करता है, इसको एक नॉर्मल पोजीशन में रखता है, होमियोस्टेसिस को मेंटेन करता है। सेल मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन होते हैं ये भी ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो हेडिंग है, लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। देयर आर 4 लेवल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। ये 4 लेवल जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये शामिल है प्रोटीन के लेवल्स में। अगर मैं आप ये इसको मैं इधर से हटाऊं, फॉर एग्जांपल इसको मैं रिमूव कर लूं, तो इधर सबसे पहले अगर मैं आपको डिस्कस कर लूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होते हैं बेसिकली किधर पाया जाता है, ये इंसुलिन में पाया जाता है। कि आपके पास ये इंसुलिन है, इसको सबसे पहले सेंगर ने 1951 में डिस्कवर किया था। अब वेरी सिंपल प्राइमरी स्ट्रक्चर में द अमीनो एसिड आर लिनियरली अरेंज, द अमीनो एसिड्स आर यू कैन से लिनियरली अरेंज्ड। इसको भी अगर मैं इधर, आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं आप इसका, तो इसको मैंने इधर से रिमूव कर दिया। आप इसी वीडियो को आप बार बार इसको पास भी कर सकते हैं। अब इधर अगर मैं लिखूं कि प्राइमरी जो प्रोटीन होते हैं स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो अमीनो एसिड होते हैं क्या होते हैं, लिनियरली अरेंज्ड स्ट्रेट फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये अमीनो एसिड है, ये इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। एक अमीनो एसिड
दूसरा, तीसरा, चौथा, दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड है, तो पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से ये जुड़े हुए, एक कॉम्बिनेशन, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से ये जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। दूसरा आपके पास है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप कह सकते हैं कि अमीनो एसिड जो होते हैं, अमीनो एसिड जो होते हैं कॉइल्ड, स्प्रिंग की शक्ल में कॉइल्ड हुए होते हैं। और इसी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसके अगर आप देखें, इसके दो फॉर्म है। एक को हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स, और दूसरा जो आपके पास उसको हम कहते हैं बीटा प्लीटेड शीट्स, बीटा प्लीटेड शीट्स को कहा जाता है। अब कैसे इसी में सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड आर कॉइल्ड। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा, इस तरह स्प्रिंग एक कॉइल्ड फॉर्म में ये पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल केराटिन, उसमें 18 अमीनो एसिड होते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है दे आर कॉइल्ड, ये कॉइल्ड होता है। और दो फॉर्म कौन कौन से, एक आपके पास अल्फा हेलिक्स है और बीटा प्लीटेड शीट है। ये किसके, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के। कैसे देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो अल्फा हेलिक्स होता है इस तरह होते हैं, इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरीके से होता है स्प्रिंग की शक्ल में। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जो होता है आपके पास फॉर एग्जांपल जो कार्बन होता है ना, कार्बन के साथ तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, इधर आपके पास नाइट्रोजन के साथ आपके पास हाइड्रोजन होता है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ऑक्सीजन नेगेटिव है तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है कि जब एक हाइड्रोजन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, इंटरेक्शन करता है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्ड के नतीजे में ये जो होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसको स्टेबल करते हैं, इसको स्टेबलाइज करते हैं। तो ये आपके पास अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इस तरह होता है। दूसरा आपके पास कौन सा है, दूसरा आपके पास है दैट इज दी बीटा प्लीटेड शीट्स। ये इस तरह होते हैं कि अगर मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल ये कुछ इस तरह पाया जाता है, इस तरीके से ये प्लीटेड शीट्स इसी फॉर्म में पाया जाता है। इसमें भी सेम आप कह सकते हैं कि क्या होता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड के नतीजे में, फॉर एग्जांपल इधर ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन होता है, इधर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है, तो दोनों के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप ये दो चीज़ों को याद रखें, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। थर्ड आपके पास है टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल मायोसिन जो मसल में पाया जाता है, जो अल्टरनेट कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है, 153 अमीनो एसिड इसमें होते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैंने इधर ड्रा किया है। तो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है किसका, ये आपके पास एक टर्शियरी अमीनो एसिड का। देखिए अगर मैं आपके लिए दोबारा ड्रा कर लूँ ताकि आपको समझ आ जाए, तो वेरी सिंपल। देखें आप इस तरह कर लो कि फॉर अमीनो एसिड है, पहले इस तरीके से लिनियरली अरेंज होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हो क्या हो जाता है, कार्ड हो जाते हैं इस तरीके से, फिर फोल्ड एंड रीफोल्ड अपॉन इटसेल्फ and form a three-dimensional structure. When polypeptide chain folds and refolds upon itself and form a three-dimensional structure is called tertiary structure। इस तरह आपने ड्रा करना है पेपर में। फिर हम आते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की तरफ। क्वाटरनरी लास्ट जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या आता है, इसमें हम कहते हैं when two or more polypeptide chain, क्योंकि एग्जाम्पल में हमने लिखा हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन में अपने पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो इधर हम कह सकते हैं when 2 or more polypeptide chains coiled together and form a complex structure that is called then quaternary structure। for example hemoglobin। अब हेमोग्लोबिन में अगर आप देखें ये एक टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होती है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के नतीजे में आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसमें आयोनिक बॉन्ड भी होते हैं, इसमें वंडरवाल फोर्सेस भी इन्वॉल्व होते हैं। एंड इसी में सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, टर्शियरी में और क्वाटरनरी, इन तीनों में जो होता है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है, इसमें आयोनिक बॉन्ड भी होता है, इसमें वंडरवाल फोर्सेस भी होते हैं। इनके नतीजे में आपस में कंबाइन हुए होते हैं और एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये बॉन्ड इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये पेप्टाइड बॉन्ड के नतीजे में आपस में जुड़े हुए होते हैं।
दीज आर दी लेवल्स ऑफ द प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम आते हैं फंक्शन की तरफ। प्रोटीन बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल बिल्डिंग मटेरियल। स्ट्रक्चरल बिल्डिंग मटेरियल फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि सेल मेम्ब्रेन है हमारे बॉडी के सेल का, तो सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना होता है? ये लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स से। इसमें आपके पास क्या होती है? प्रोटीन होते हैं ना, तो प्रोटीन क्या बनाते हैं? सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं बॉडी का। दूसरा है एंजाइम्स। मैं आप कह सकते हैं कि वाइटल फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्रोटीन, तो वाइटल फंक्शन इसमें एंजाइम होते हैं। एंजाइम बेसिकली क्या होते हैं? एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट which speed up the chemical reactions and themselves remain unchanged. They are called accelerators. accelerators एक्सेलरेट, जिस तरह आप गाड़ी का एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं तो गाड़ी तेज हो जाती है, तो सेम किसी भी रिएक्शन में आप एंजाइम को ऐड करते हैं, एंजाइम का रिएक्शन जो होगा वो तेज होगा, प्रोडक्ट्स आपके पास जल्दी बनेंगे। इसके बाद आपके पास डाइजेशन है। अब प्रोटीन का डाइजेशन में भी रोल है। पेप्सिन स्टमक में होता है, पेप्सिन का pH 2 होता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, ये आपके पास क्या है? डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मूवमेंट, अब मसल मूवमेंट फॉर एग्जांपल आपके बॉडी के मसल्स हैं, जब आप अपने हाथ को बेंड करते हैं तो ये मसल थिक हो जाते हैं और शॉर्ट हो जाते हैं, लाइक दिस। आपस में इस तरीके मायोसिन और एक्टिन आपस में इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो मसल थिक भी हो गए और शॉर्ट भी हो गए। जब आप अपने हाथ को स्ट्रेटन करते हैं तो ये आपस में एक्टिन और मायोसिन इस तरीके से हो जाते हैं, ये थिन भी हो जाते हैं और लेंथी भी हो जाते हैं। तो बेसिकली मसल मूवमेंट में जो मायोसिन एक केराटिन प्रोटीन है, ये क्या करता है? ये एक्टिन के साथ क्या करता है? मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और इसी मसल के साथ फिर बोन्स अटैच होते हैं टेंडन की मदद से। टेंडन एक कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करता है। जब मसल कंट्रैक्ट होंगे ये बोन्स को पुल्ड करता है, एज रिजल्ट आपके बॉडी में मूवमेंट होती है। और फिर दो बोन्स को फिर लिगामेंट, एक और कनेक्टिव टिश्यू है, और लिगामेंट्स की मदद से दो बोन्स फिर अटैच होते हैं। ऑक्सीजन कैरियर हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन कैरियर है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है बॉडी के हर एक सेल तक फॉर रेस्पिरेशन। और हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी में आता है। वेरियस स्ट्रक्चर्स जो हमने इधर कहा का एक प्रोटीन देखें क्या क्या बनाते हैं, हेयर, नेल, फर, क्लॉज, हूज, आउटर स्किन, ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। इनर सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, मुख्तलिफ जो बीन्स है फॉर एग्जांपल उसमें प्रोटीन होते हैं, ठीक है। प्रोटीन क्या होती है? ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि आपके पास प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी तो आपके पास ग्लूकोज है, लेकिन जब बॉडी में ग्लूकोज ख़त्म हो जाए, प्लांट के सीड्स में ग्लूकोज ख़त्म हो जाए, तो फिर प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी है प्रोटीन प्लांट्स में। हार्मोन्स फॉर एग्जांपल हमने कहा कि इंसुलिन हार्मोन। अब इंसुलिन हार्मोन जो होता है क्या करता है? ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को डाउन करता है, लोअर्स डाउन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, और ग्लूकेगॉन रेजेस द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। कैसे कैसे ये लोअर करता है? आपके ब्लड में अगर शुगर लेवल ज़्यादा है तो इंसुलिन इसको कैसे कम करता है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लीवर और मसल सेल में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है। जब दोबारा आपको ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो फिर उसी ग्लाइकोजन को जो लीवर में स्टोर हुआ होता है उसको दोबारा क्या करता है? इसको दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्लूकेगॉन एंजाइम। अब हम कह सकते हैं कि हार्मोन्स आर कॉल्ड रेगुलेटर्स, दे आर कॉल्ड रेगुलेटर्स। जिस तरह कि आप घरों में रेगुलेटर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जब बिजली कम हो जाती है तो आप रेगुलेटर की मदद से इसको ज़्यादा करते हैं, अगर बिजली तेज़ आ जाए तो फिर आप रेगुलेटर की मदद से बिजली को कम करते हैं। तो एक इसको एक इक्विलिब्रियम में इसको रखता है, ठीक है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्रोटीन्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रोटीन। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। इससे हमें सपोर्ट मिलता है, इससे हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल रेज होता है और फिर हम शौक के साथ आपके साथ
आपके लिए नए नए वीडियो लेक्चर को अपलोड करते हैं। आप शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, दोस्तों के साथ आप इसको इंटरेक्ट नहीं करते, इसको कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाता है, फिर हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। तो उम्मीद है आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन हो आपका, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।